और आज का सब्जेक्ट है खिचड़ी। तो वो कौन है जो कोरोना काल में गरीबों की खिचड़ी खा गया? वो कौन है जिसको खिचड़ी चोर कहा जा रहा है? ये भी हम जानेंगे कि घोटाले की ये गरम गरम खिचड़ी चुनाव में किसका मुंह जलाएगी। मुंबई में कोरोना काल का इस खिचड़ी घोटाले की जांच अब ईडी कर रही है। आज कांग्रेस के बागी नेता संजय निरुपम ने एक और बड़ा दावा किया। निरुपम ने आरोप लगाया कि खिचड़ी घोटाले के असली किंगपिन उद्धव ठाकरे के पर्सनल चाणक्य यानी उनके प्रवक्ता संजय राउत हैं। निरुपम ने यह भी आरोप लगाया कि संजय राउत ने यह खिचड़ी अपनी बेटी, भाई और दोस्त के नाम पर खाई है। उद्धव ठाकरे गुट ने आरोपों को खारिज किया है और यह भी कहा है कि निरुपम को इतना ही पता था तो अभी तक क्या कर रहे थे। कांग्रेस से बाहर होकर निरुपम कांग्रेस गठबंधन पर लगातार हमले कर रहे हैं। और दूसरा घटनाक्रम यह हुआ कि खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकार को आज पूछताछ के लिए बुला लिया। अमोल कीर्तिकार पर आरोप है कि उन्हें इस मामले में 1 करोड़ 65 लाख रुपए मिले और ये पैसे उन्हें उन कंपनियों ने दिए जिन्हें खिचड़ी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त दिया गया था। तो इस पूरी बहस में पहला सवाल तो यह है कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की खिचड़ी किस किस ने पकाई है? क्या संजय निरुपम के संजय राउत पर लगाए गए आरोप ठीक है, सही है, या फिर इसमें राजनीति है? इसलिए हमारा दूसरा सवाल यह है कि यह गर्मा गर्म खिचड़ी किसका मुंह जलाएगी? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ हैं और शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज दोनों तरफ से क्या क्या दावे किए गए आपको दिखाते हैं। जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं श्री संजय राउत। संजय निरुपम जी वो बुझे हुए कारतूस हैं जो धमाका मचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं। खिचड़ी घोटाले में दलाली खाने वाले और कोई नहीं, संजय राउत हैं और ऐसे संजय राउत के खिलाफ ईडी की जांच शुरू होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। ये वो तो शामिल है। मतदाताओं को, मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। संजय निरुपम हमारी पार्टी के नेताओं की छवि खराब कर रहे हैं। संजय राउत जी को जानबूझकर बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इतने दिन आप चुप क्यों थे? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों को मैं बता दूं कि शुरुआत में अपनी बात कहने के लिए आपको 2-2 मिनट का समय मिलेगा, तो आप बिना रोक टोक के अपनी बात कहिएगा, लेकिन विषय पर ही रहें तो ठीक रहेगा। सबसे पहले आनंद दुबे साहब, आज संजय निरुपम बहुत सारे कागज लेकर आए थे और एक कागज में बैंक डिटेल्स लिखे थे जिसके नाम वो पढ़ते रहे और बताते रहे कि किस किस को पैसा गया है। क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले संजय निरुपम के आरोप शिवसेना को बहुत महंगे पड़ेंगे? राम मोहन शर्मा जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि हम 8 अप्रैल 2024 में बैठे हैं। 20 मई 2024 को मुंबई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत यह आरोप हमारे नेताओं पर, हमारी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। मामले को बताया जा रहा है कि 2020 का है, खिचड़ी बांटने में घोटाला हुआ है और अमुक लोगों ने घोटाला किया है। यह पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। 2020 में जिस समय कोरोना का काल चल रहा था, लोगों को एक परिवार की तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने संभाला। उसकी सराहना हुई, बीएमसी के काम करने के तरीके की सराहना हुई। WHO, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने हमारी तारीफ की। तब तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। और आज जब चुनाव कुछ दिन ही बचे हैं तो जानबूझकर कैसे शिवसेना की छवि खराब की जाए, कैसे अमोल भैया कीर्तिकर जी पर दबाव बनाया जाए। अब आज देखिए कि उनको ईडी ने आज बुलाया है कि आइए अपना बयान दीजिए। 2020 में कोई घटना घटती है और 2024 में उसका अगर कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता है तो ये दुनिया को पता है कि ये राजनीति से प्रेरित बातें हैं।
वरना अगर उसी समय आप कहते कि भाई खिचड़ी घोटाला हो रहा है, खिचड़ी सही नहीं है, गलत है, कम है, ज्यादा है, इस कंपनी ने बनाई, इस कंपनी ने नहीं बनाई, तब लोग आप पर विश्वास भी करते। आज आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उस समय लोग परेशान थे, एक एक दाने के लिए मोहताज थे। चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था, केंद्र सरकार ने तो अपने हाथ झटक लिए थे, हमारे मजदूर कैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उस समय आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने, शिवसेना ने उनका भाई बनकर उनका साथ दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये वो संजय निरुपम जी आरोप लगा रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने उनके पार्टी से निकाल दिया है, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, कांग्रेस उनको गंभीरता से नहीं ले रही थी। अब वो अपना पूरा गुस्सा हमारी पार्टी शिवसेना के ऊपर निकाल रहे हैं। तो ये सबको समझ में आ रहा है, राज्य की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। अब मैं शाजिया जी के पास चलना चाहता हूं। शाजिया जी, क्या ये चुनाव की वजह से संजय निरुपम भी जागृत हुए हैं और आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, ये ऐसे वक्त में जबकि कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार करना चाहता है उसको पूछताछ के लिए बुला लेते हैं, कैसे चुनाव प्रचार कर पाएगा? नमस्कार और आदाब राम जी और मेरे भाई आनंद जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कितने निर्लज, निर्दयी और लालची वो लोग होंगे जो कोविड की महामारी के दौरान जब कितनी बदहाली थी और कितने परेशान हाल लोग थे, उस मौके में भी पैसा कमाने से नहीं, इसका मौका नहीं चूकते और उन्होंने उस मौके का भी इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए। अब मैं बता दूं, जो जो बातें अभी भी कही गई हैं, मेरे भाई ने अभी भी कही हैं, पूरी तरह से वो गलत है, क्योंकि EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मुंबई पुलिस की, उन्होंने मामला पिछले साल सितंबर में ही दर्ज किया था। और क्यों इस बात पर निराधार नहीं है और इसमें सच्चाई है? देखिए, मैं तो आखिरी इंसान हूं जो संजय निरुपम जी की बात को मानूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2023 में सितंबर में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बाकायदा FIR की है। और किसके खिलाफ की है? सुजीत पाटकर कौन है? सुजीत पाटकर कौन है? हमारे भाई जानते होंगे जो यहाँ मौजूद हैं, सबसे नज़दीकी जो हैं राउत जी के, ये उनके हैं। इनके साथ साथ 6 और लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया है खिचड़ी बनाने में, वो एक बुनियादी चीज़ खाने की जो उपलब्ध की जा रही थी गरीब मजदूरों को, और उस मजदूरों के भी मुंह से निवाला छीनने वाले ये लोग, जो खिचड़ी चोर जिनको कहा जा रहा है, कैसे लालची हैं, किस तरह के लोग हैं, ये साफ जाहिर होता है और प्रतीत होता है जिस तरह से बात आई। अब ये अलग बात है कि संजय निरुपम इसका जिक्र पहले कर सकते थे, अब उन्होंने आखिरी में क्यों किया? क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। और दूसरी बात और ज़रूरी बात यह है कि कम से कम ऐसे इंसान को जो इस मामले में संलिप्त है, उसको तो आप टिकट ना देते। जो इंसान सोचे गरीबों का हित करे ना करे, लेकिन गरीबों का खाना छीनने वाला, उसके जो बुनियादी चीज खाने को मिल रही है उसकी चोरी करना और उसमें घोटाला करने वाला, उस इंसान को कैसे कोई भी बर्दाश्त करेगा? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आनंद दुबे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। दुबे साहब बोलिए। राम मोहन जी, पहली बात तो ये बात सबको पता होना चाहिए कि अमोल भैया कीर्तिकर कौन है। अमोल भैया कीर्तिकर गजानंद कीर्तिकर जी के सुपुत्र हैं। वो हमारी पार्टी के साथ बने हुए हैं, उनके पिता श्री एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के साथ हैं। तो अमोल भैया कीर्तिकर न तो कोई भ्रष्टाचारी हैं और न तो कोई क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है। वो संगठन में काम करने वाले एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उनका नाम सबसे पहले जिस दिन उनके पिताजी उसमें गए और वो नहीं गए, उसी दिन ये तय हुआ कि अमोल भैया कीर्तिकर ही हमारे उम्मीदवार होंगे। इसी वजह से जानबूझकर उनकी छवि कैसे खराब की जाए, उन पर दबाव कैसे डाला जाए। अरे भाई, किसी को FIR कर देना, किसी को जेल में ठूस देना, ये क्या बीजेपी की सरकार में कोई नई बात है? संजय सिंह जी अभी बेल पर आए हैं, उन्होंने क्या कहा कि जब जज ने पूछा, नहीं 1 मिनट राम मोहन जी, ये तो धन्यवाद है कि निकेश ताराचंद जैन मदानी का, जिसने इस जेल और बेल के बीच की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कि PMLA कोर्ट में भी बेल का प्रावधान होना चाहिए। आप किसी को जेल में ठूस दें, 1-1 साल उसकी बेल ना हो और अंत में बाहर आए और वो कहे कि मैं तो निर्दोष था, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बड़ा है। पहले कोई सरकार ऐसा मिसयूज नहीं करती थी अपने ईडी और सीबीआई का। आनंद जी फिर से गलत कह रहे हैं। आनंद जी आप फिर से गलत बयानी कर रहे हैं। मैं बताऊं क्यों? छोटी सी बात, 20 सेकंड पे चर्चा शाजिया जी उधर चली जाएगी। फिर
मैं अभी खिचड़ी पे केंद्रित रहना चाहता हूं, प्लीज अगर आप इस पे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं, करना नहीं, चाहें तो हाँ, करें। इसी की मैं खिचड़ी की बात कर रहा जी। हूं। मैं 20 सेकंड जी इसी पर देखिए, 20 सेकंड में आपके लूंगी राम जी, और उससे ज्यादा नहीं लूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन कीर्तिकर भाई की ये बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ऐसे आदर्शवादी इंसान थे, उनकी इसी मामले में पूछताछ 6 घंटे से ज्यादा हुई है। उनका नाम बाकायदा इन सारे नाम से जुड़ा हुआ है। पूरा की पूरा जो घोटाला है उसमें मैं बता दूं कि क्या क्या उसमें हुआ है, किस तरह से आदित्य ठाकरे के करीबी जो चवन है, किस तरह से उन्होंने उनको एक फ्लैट दिया गया, किस तरह से उनको रिश्वत में, पूरी रिश्वतखोरी में और उस घोटाले में, और किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, चाहे वो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट्स की बात हो। और ये पूरी तरह से घोटाले में लिप्त ये सारे लोग हैं, और कीर्तिकर जी इससे बचे हुए या छुपे हुए नहीं है, ये बाकायदा विटनेस के तौर पर भी मौजूद थे और इनसे पूछताछ घंटों घंटों चली है। और ये संजय निरुपम के आरोप से बहुत पहले, 8 महीने पहले हुई है। ठीक है, 1 मिनट आनंद जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा, लेकिन एक सवाल आप ये समझिए कि ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनी है, इसके द्वारा किस किस को पैसा गया, उसके अकाउंट डिटेल्स आज संजय निरुपम ने सामने रखे। कोई हवा में आरोप नहीं लगाए, नाम लिया। ठीक बात, नहीं, नाम लिया उन लोगों का जिनके खाते में पैसा गया है। तो मैं वही कह रहा हूं, करते हैं कि पैसा आया अकाउंट में। ठीक है, उस पैसे की जांच नहीं, उस पैसे की जांच करिए ना। आप सीधे सीधे कैंडिडेट को घोटालेबाज कह दे रहे हैं, पूरी पार्टी को घोटाले में सम्मिलित बता दे रहे हैं। इस बात पर हमें आपत्ति है। किसी के अकाउंट से पैसा गया हो, आप उसकी जांच करिए, इकोनॉमिक विंग जांच करेगी, ईओडब्ल्यू जांच करेगी। आपके साथी रहे ना, महाविकास अघाड़ी की सरकार में आप लोगों के साथ थे जी। कोई बीजेपी का आदमी अगर ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो समझ में आता है कि ये राजनीति है। मेरा सवाल आपसे ये समझिए, अरे भाई वो अभी क्या कोशिश कर रहे हैं, उनका टिकट कट गया, वो सारी सिचुएशन सबके सामने है। उनका टिकट नहीं मिला, वो प्रत्याशी को चोर बता के भड़काना चाहते हैं और हराना चाहते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे सिस्टम के बीच में जिनका नाम लिया जा रहा है, संजय राउत का, उनके परिवार का, परिवार के सदस्यों का, उनके दोस्तों का, उनके चाहने वालों का, क्या आप लोगों ने जाकर कहा कि नहीं संजय निरुपम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे? क्योंकि वो तो किंग पिन बता रहे हैं संजय राउत को, कीर्तिकर से आगे की बात चली गई। अब ठीक 1 साल पहले ऐसे ही एक केस में संजय राउत जी को ईडी ने सुबह तड़ाके पकड़कर जेल ले गए। 100 दिन के करीब वो जेल में रहे। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई कि ये कौन से मामले में तुमने पकड़ा है, जब संजय निरुपम जी पतरावाला चाल के विषय को संजय राउत जानते ही नहीं है, तो आपने उनको दोषी कैसे बनाया और उनको बाइज्जत बेल दी गई, केस अभी खत्म हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम मामला है। आज आदित्य ठाकरे जी के करीबी सूरज चौहान जी को 2-3 महीने से ज्यादा हो गया जेल में ठूसा हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन चूंकि ईडी ने पकड़ा है, बेल नहीं होगी। 4-6 महीने बाद बेल निश्चित होगी, जैसे संजय सिंह को हुई, संजय राउत को हुई, लेकिन उसमें हमारी छवि धूमिल होती है, हमारा समय बर्बाद होता है। ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र पक्ष विपक्षियों के ऊपर ये खेल खेलते हैं ताकि चुनाव के समय ये डिस्टर्ब हो जाए, ये प्रचार न कर पाए। चुनाव के वक्त कैंडिडेट को ही आपने बुला लिया, 8-8 घंटा 10-10 घंटा बिठा लोगे तो प्रचार कब करेगा? आनंद जी, शाजिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी देखिए, पूरी तरह से इनकी बात गलत है आनंद जी की। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि सुजीत पातकर जो हैं वो बहुत ही करीबी माने जाते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आनंद भाई इस बात को, और बाकायदा उनका नाम इसमें इन्वॉल्व है। आप कह रहे हैं कि चवन जी का इसमें लेना देना कुछ नहीं है, इतने करीबी हैं वो आदित्य ठाकरे के, वो भी जानते हैं। अब इसमें बाकायदा बीएमसी ने करीब 6 करोड़ दिए सह्याद्री रिफ्रेशमेंट्स को, और 8.64 करोड़, 8.5 करोड़ मानिए फॉस्फन मल्टी सर्विसेज को दिए हैं, और जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका इसमें फायदा हुआ है, और ये बाकायदा से पूछताछ चली है। अब आप उसको डिनाई करते रहें। कौन सी पार्टी उस वक्त पावर में थी? वो आप ही की थी। राममोहन जी, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिए, वो कैसे दिए गए, बीएमसी कैसे इन्वॉल्व था, क्यों और किस तरह से घोटाला हुआ, वो भी आपके सामने है। और ये खिचड़ी को लेकर इसीलिए, और ये संजय निरुपम कह रहे हैं, कोई भाजपा का नहीं कह रहा। अब ये अलग वजह है कि वो इसलिए कह रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन प्रमाण तो सबके सामने है, भाजपा की भाषा और ये बात सब जानते हैं। राममोहन जी, पहले आनंद दुबे साहब, आपके इतने बड़े नेता के परिवार का नाम ले लिया, बच्चों का नाम ले लिया, तो क्यों नहीं आप मुकदमा करते ऐसे आदमी पे? वही तो आपकी छवि धूमिल हो रही है, मान लिया आपकी छवि को मिट्टी में मिला रहे हैं। संजय राउत जी ने क्या कहा? कहिए कि आदमी संजय राउत जी ने क्या कहा? में संजय राउत जी ने क्या कहा जी
संजय राउत जी ने क्या कहा आपने सुना ना, उन्होंने कहा कि ऐसे विषय पर मुझे बात नहीं करनी है जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने कोई महत्व नहीं दिया, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, वो व्यक्ति कल कुछ भी आरोप लगा दे तो मैं जवाब देते नहीं फिरूंगा, सीधा कहा है। बाकी जो उनके वकील हैं वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाने से वो दोषी नहीं होता। राम मोहन जी, बहुत सारे केस हिंदुस्तान में है कि लोगों पर आरोप लगाए गए, लोगों को जेलों में रखा गया, बाद में वो पाक साबित हुए, निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनके जीवन का एक अच्छा सुनहरा समय समाप्त हो गया, बर्बाद कर दिया गया। ये बीजेपी का एक नया फंडा है। मैं बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, विपक्षियों को उलझा के रखो, उनकी राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दो ताकि वो आपसे लड़ाई न लड़ पाए। ऐसे 400 पार, ऐसे 400 पार का नारा देंगी साजिया बहन आप? आनंद भाई, आप खुद सोचिए, क्या आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको टेंडर दिया गया, कौन से सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्यों सुनील पातकर जी जो सबसे करीबी हैं उनको दिया गया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कहना, चाहे वो कोविड महामारी में ये पार्टी के कुछ लोग हों, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आनंद जी को इससे एतराज़ होगा, लेकिन संजय निरुपम नाम ले रहे हैं, या वो कोविड महामारी में एक दिल्ली के सीएम हो जो बाकायदा एक शीश महल बना रहे हैं, अपने पर खर्च कर रहे हैं, या विपदा के वक्त जब लोग गरीब से गरीब लोग परेशान हैं, ऐसे मौके में भी करप्शन का सोचना, घोटाले का सोचना, मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बात है। और अब बहुत आसान है कह देना ना कि भाई ये तो आरोप गलत बात है। अब बाकायदा जब कार्रवाई हुई है, नहीं आनंद जी, ये तो कार्रवाई हुई है बाकायदा, नहीं हम तो कहीं नहीं रहे। अरे भाई नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि पीयूष गोयल जी ने संजय निरुपम कह रहे हैं, संजय निरुपम ने जिस तरह के इल्जाम भाजपा पे लगाए हम सब जानते हैं, अपने पैसे से लोगों को उनके गांव तक भेजा। अब आपको एक आखिरी सवाल की ओर लिए चलता हूं, डिबेट के आखिरी हिस्से में हमें आनंद भाई आप बताइए, एक कंपनी जिसको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, वो अपना सब कॉन्ट्रैक्ट 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी का दे सकती है क्या? 16-48, अगर उसको 300 ग्राम खिचड़ी देनी पड़ेगी तो उसको तो 48 रुपए लग जाएंगे। 33 का सब कॉन्ट्रैक्ट 48 में जाता है क्या? वही पूछ राम मोहन जी, मेरा वही कह रहा है, मेरा यही कहना है कि जब 2020 अगस्त में, जुलाई में, अप्रैल में, मई में ये खिचड़ियां बट रही थी, लोग खा रहे थे, उस समय यदि कोई एजेंसी आती कहती भाई गलत हो रहा, जब खिचड़ी बन गई, लोग खा गए, 4 साल बीत गया, अब आप आके कह रहे हैं अरे भाई इतना ग्रामी बना, इतने लोग ही खाए, इतना घोटाला हो गया, इतना कौन यकीन करेगा आपकी बात पर? राम मोहन जी, कौन यकीन करेगा इस बात पर? हो सकती है प्लेट से, ये तो एक कहानी बनाई जा रही है, भी जा सकती है, खिचड़ी खाई भी जा सकती है, लेकिन ऑन पेपर तो सही रहेगा ना कि कितना खिचड़ी बनी, कितनी खिचड़ी बटी, किस दर पे बटी, और किसका पैसा किसके जेब में गया। सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, ईओडब्ल्यू तो आपके पास थी, सरकार है, ये जांच आप करिए ना ये जांच, अच्छा हमारे पास ईओडब्ल्यू थी, मतलब केंद्र के पास ईडी और सीबीआई नहीं है, वाह, अच्छा कौन सा तर्क हो गया? अरे भाई जिसकी कोई गलती नहीं होती उसको ईडी सीबीआई उठा ले जाती है, और गलती होगी तो अभी आप ये कह रहे हैं आनंद जी, आनंद जी अभी आप ये कह रहे हैं, आनंद भाई अभी आप ये कह रहे हैं, और अगर ईडी जांच करेगी तो आप क्या कहेंगे कि केंद्र ने भिजवाई है? जब आप ही के मुंबई पुलिस ने के इकोनॉमिक ऑफेंसेस तो अभी अमोल भैया से ईडी तो जांच कर रही है, अब मेरे पास समय नहीं है। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र में चुनाव का मुद्दा बन रहा है, और दामन पर दाग दोनों सियासी पक्षों के हैं, और इसीलिए राजनीति का सार यह है कि अब वोटर तय करेंगे कि खिचड़ी मुद्दा है या नहीं है। कम से कम 1 या 2 सीटें तो इससे प्रभावित होने जा रही हैं। जी